तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। और स्वागत है आपके अपने द रेड फेड यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हमें पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान के एक टॉपिक को लेके आएंगे जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। तो ये हमारा पहला चैप्टर है, सत्ता की साझेदारी। और ये चैप्टर आपके 10वीं बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए क्योंकि हमें इस चैप्टर में ये चीज समझ में आएगा कि अगर किसी भी देश में अगर गवर्नमेंट की पावर को अलग अलग समुदाय के बीच में अगर शेयर किया जाता है तो ये जरूरी है या नहीं। अगर जरूरी है तो उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या असर देखने को मिलता है, और ना जरूरी है तो इसका क्या है। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हम 9th क्लास में देखेंगे कि सरकार लोकतंत्र क्या होता है, बाकी हम कैसे इसको शेयर करते हैं, संविधान कैसे बना, इन सब चीजों को हमने 9th क्लास में पढ़ा था। 10th क्लास में इसी के आगे बढ़ते हुए हम बाकी चीजों को देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। मतलब है यहाँ पे पावर का शेयर किया जाता है, इसी को हम कह सकते हैं पावर शेयरिंग। सो विधायिका में बटा होता है, कार्यपालिका में, न्यायपालिका के, इन सब के बीच में सत्ता को एक तरह से डिसेंट्रलाइज किया जाता है, विकेंद्रीकृत कर दिया। लोकतंत्र के काम के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो अलग अलग कम्युनिटी के बीच में ये मनमुटाव देखने को मिल सकती है, मतलब लोगों में असंतुष्टि जैसी भावनाएं उत्पन्न हो सकती है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सुचारू आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की दो कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर में हम मेनली दो देश के बारे में पढ़ेंगे, बेल्जियम के बारे में और दूसरा श्रीलंका के बारे में। ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। इन घटनाओं को यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। अगर हम और न बंटवारा करें तो इसका क्या परिणाम देखने को मिल सकता है। इससे हम सत्ता के बंटवारे को उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा में दो अध्यायों में की गई है। तो सबसे पहला जो केस है बेल्जियम, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेल्जियम और श्रीलंका। तो बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है और ये क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं जो है ये आपके फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। ये हरियाणा से भी छोटा ये देश है और इसकी जो पॉपुलेशन है हाफ ऑफ हरियाणा पॉपुलेशन के बराबर है। लेकिन इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत ही जटिल है। जटिल इसलिए क्योंकि देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा जो है ये फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोला जाता है वहां पर। मतलब फिर से 40% लोग वेलोनियन क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो समुदाय के, डच भाषा बोलने वाले और दूसरा फ्रेंच भाषा बोलने वाले, तो इन लोगों के बीच में रहता है। तो शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं और राजधानी ब्रुसेलस के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। यहाँ पर हम मेजोरिटी की बात करें, सबसे ज्यादा जो है ये ब्रुसेलस में जो लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं और बाकी 20% लोग डच बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज देखने को मिल सकता है कि वहां पे भी मनमुटाव था कि हमें कौन सी समुदाय कौन सी भाषा बोलेगी। अगर जिस समुदाय की ज्यादा जनसंख्या होगी वही समुदाय मुख्य सरकार के अंग होंगे। तो ये चीज चलते आ रहा था, इनके बीच में गृह युद्ध भी हुआ, सिविल वॉर भी हुआ। और ये गृह या सिविल वॉर हम बेसिकली उस टर्म को कहेंगे जब देश के अंदर ही ना आपस में लोग किसी भी मुद्दे को लेकर आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो वहां पे यही मुद्दा था कि सरकार का अंग कौन सा समुदाय होगा। तो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास से ये बढ़ी और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 से 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। मतलब यहाँ पे एक भाषा को लेकर
रीजनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं कि भाषा को लेकर हमारे ही देश में महाराष्ट्र में कि मराठी और हिंदी बोलने वाले के लिए वहाँ पे किस प्रकार से लोगों के बीच में तनाव उत्पन्न हो रहा है, वैसे ही सेम भाषा को लेकर ये तनाव बेल्जियम में हुआ था, जहाँ पे ये दो भाषा का तनाव था, एक डच बोलने वाले और एक फ्रेंच भाषा बोलने वाले। तो डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदाय के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेलस में देखने को मिला। ये जो ब्रुसेलस था, ये बेल्जियम की राजधानी थी, कैपिटल था। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, मतलब इनकी मेजोरिटी थी डच बोलने वाले, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। मतलब भले इनकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन इकोनॉमिकल रूप से ये कमजोर थे। आइए इस स्थिति की तुलना और आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। ठीक है, यह दूसरा है श्रीलंका। श्रीलंका जो है एक द्वीपीय देश है, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। द्वीपीय देश मतलब ये आइलैंड है। द्वीप हम जनरली उस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं जब इसके चारों ओर सिर्फ पानी ही विद्यमान हो। ये श्रीलंका एक द्वीप है जो कि तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम बात करें ये भारत का ये वाला क्षेत्र है, तो इसी तमिलनाडु का ये वाला जो तट है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर है श्रीलंका। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। इसकी भी जनसंख्या हरियाणा के बराबर है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूह के लोग हैं। यहाँ पे भी अलग अलग है, जैसे आपके बेल्जियम में थे डच और फ्रेंच बोलने वाले, वहां पे भी यहाँ पे भी अलग अलग लोग हैं। तो सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है जो सिंहाला या सिंहलियो कहते हैं। ठीक है, तो सबसे समूह सिंहालियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% है। मतलब अगर हम बात करें इनकी पूरी जनसंख्या का 1/3 पार्ट जो है ये सिंहाला लोग हैं। तो फिर तमिलों का नंबर जो आता है, मतलब बाकी 26% ही तमिल है। आबादी कुल जनसंख्या का 18% है। तमिलों में भी 2 समूह लोग हैं। मतलब इसमें भी अगर हम बात करें कि जो 26 में से जो 18% है तमिल है, और इन 18% से भी नाम जो श्रीलंका मूल के निवासी थे ये 13% थे, और 5% थे जो इंडिया से आए हुए थे, इंडियन माइग्रेंट तमिल। तो इसे हम कुछ नक्शा से समझ सकते हैं बेल्जियम की। ये बेल्जियम का नक्शा है, और ये जो है ब्रुसेलस इसकी राजधानी है, और वेलोन जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं, और फ्लेमिश जो कि डच भाषा बोलने वाला है। और जर्मन भाषा को इस नक्शा से दर्शाया गया है, जहाँ पे सिर्फ जर्मन मतलब इनकी संख्या ना के बराबर। मतलब मेनली यहाँ पे फाइट चल रहा था डच और फ्रेंच के बीच में। तो बेल्जियम और श्रीलंका के मानचित्र को देखें, इनके किस इलाके में विभिन्न समुदाय के संबंध नजर आ रही है, तो हम इससे समझ सकते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम देखते हैं। तो एथनिक या जातीय, ये एथनिक जो वर्ड है जिसे इंग्लिश में हमें एथनिक ऐसे लिखते हैं, ये जो वर्ड है ये ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है। यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जाति समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वज से हुई है, और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वालों या उनकी राष्ट्रीयता एक हो, मतलब जो एक जैसे हो और जिस धर्म को न मानते हो। मतलब एक तरह से जहाँ पे लोग मिलजुल कर रहते हैं, ये इसको कहा जाता है, वही एथनिक या जाति है। नेक्स्ट, तो जैसा हमने देखा था कि 18% तमिल थे, और 18 में से जो 5% वो हिंदुस्तानी तमिल, जो अपने वैसी शासनकाल में बंगाल में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा था उस समय। मौजूदा श्रीलंका के नक्शा पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंहली भाषा लोग बौद्ध हैं। मतलब जो सिंहली भाषा, जो 74% भाषा बोलने वाले लोग थे, ये बौद्ध धर्म से बिलोंग करते थे। जबकि तमिल भाषी लोग में कुछ हिंदू है और कुछ मुसलमान, मतलब इनमें कंबाइन है जो तमिल भाषा बोलने वाले हैं।
तो श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो ये तो हमने सिंहाला देखा, तमिल देखा, लेकिन जो ईसाई धर्म वाले हैं तो ये टोटल पॉपुलेशन 74 प्लस 18 और 7 इस प्रकार से ये बटे हुए हैं। तो ये 7% और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं, मतलब ये दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब हम श्रीलंका के सिनेरियो को समझते हैं। अगर एक और चीज लिखा हुआ है, अब ये सोचने वाली बात है कि ऐसे सिचुएशन में बेल्जियम और डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे, मतलब इनकी संख्या जो है बाकी लोगों से ज्यादा है, इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती है। अगर ये ऐसा वर्चस्व दिखाते कि नहीं भाई हमारी संख्या ज्यादा है और इस देश में सिर्फ हमारे ही समुदाय के लोग ही सिर्फ सरकार चलाएंगे, बाकी समुदाय को ये अधिकार ही नहीं मिलेगा, तो ऐसा क्या होता कि इनमें उनके बीच की लड़ाई बढ़ जाती और ये संभव था, इससे देश बढ़ जाता। अब ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोक देंगे, ब्रुसेल्स मेरा है, बेल्जियम का ये हिस्सा मेरा है, तो इससे क्या होता कि में लड़ाई बढ़ता, दिन पर दिन सिर्फ तनाव, इसका कोई रिजल्ट नहीं होता और सिर्फ जन धन की हानि होती। वैसे श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज्यादा था, मतलब सिंहली भाषा बोलने वाले की जनसंख्या 74% था और वो लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब ये देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ, किन देशों का सबसे ज्यादा वर्चस्व बना। श्रीलंका में बात करें तो श्रीलंका में बहुसंख्यावाद, सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, मतलब ये हमारे देश के आजाद होने के बाद ये 48 में आजाद हुआ। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा, इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्व का कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। तो वहां पे भी श्रीलंका में लोगों का ये डोमिनेंस था कि नहीं सिर्फ सिंहली लोगों का अधिकार होना चाहिए, बाकी इंडियन, तमिल या ईसाई लोगों को बिल्कुल भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो सरकार के अंग का हिस्सा बने। 1956 में क्या हुआ कि एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया और विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहली को प्राथमिकता देने की नीति थी। मतलब ये जो पहला 56 में बना था ये सिंहाला लोगों के पक्ष में बना था और इन्हीं को ना सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, या उनको कोई भी उपचार होगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे सिंहली लोगों को। तो नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। लेकिन क्या हुआ कि एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों को नाराजगी और शासन को लेकर उन्हें बेगानापन बढ़ाया। मतलब बेगानापन मतलब एक तरह से वो लोग एलिमिनेटेड फील कर रहे थे कि जो भी सरकार है ये तो सिर्फ सिंहाला के बारे में सोच रहा है, इंडियन तमिल के बारे में सोच ही नहीं रहा है। तो ऐसे ही चलकर ना आगे लोग ये एक दल बनाते हैं जहां पे ये सबसे पहले रिबेलियन का दल बनाते हैं। एक एक करके आई इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंका तमिल को नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सरकार जो है राजनीति पार्टियां उनकी भाषा संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है, मतलब है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडियन तमिल या वहाँ के जो तमिल पीपल्स हैं वो उनका कुछ विकास हो या ना हो, उन्हें सरकारी नौकरी मिले ना मिले, या उनका जीवन यापन सही से चले या ना चले, तो उनको ऐसा फील हुआ। उन्होंने लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंहाला लोगों के लिए बनाई जा रही है, तो उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है और नौकरी और फायदे के अन्य कामों को उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो ये तक जो 56 का एक्ट आया था यहाँ तक वो सब चीज समझ चुके थे कि ये सिर्फ सिंहाला लोगों के मत में है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम ये हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए, मतलब अब ये लोग आपस में लड़ना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप इस नक्शा से देख सकते हैं कि ये जो येलो वाला रीजन है ये सिर्फ सिंहली लोग हैं
अब बाकी श्रीलंकाई तमिल है, ये ऑरेंज वाला पार्ट है। और देन उसके बाद है भारतवंशी तमिल, ये डार्क ग्रीन वाला जो है इस पेज में है। सो बहुसंख्यवाद होता क्या, ये मानता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वो अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, जिसको हम मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो ज्यादा पावरफुल है वही सरकार चलाएगा। सो और इसके लिए वो अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनॉरिटी का विकास हो या न हो। सो बहुसंख्यक समुदाय के शासन में क्या हर्ज है, अगर श्रीलंका में सिंहलों का राज नहीं होगा तो किसका राज होगा। मतलब है अगर ये भी सोचने वाली बात है कि अगर मेजोरिटी तो उनका था लेकिन इन लोगों की, इसलिए क्योंकि वहां पर समानता नहीं हो रहा था, समानता का अधिकार एक तरह से छीना जा रहा था। तो श्रीलंका तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्ता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। अब 1980 के दशक में क्या हुआ, उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग हुई। ठीक है, तो ये तमिल ईलम जो सरकार है ना, ये ऐसी एक पार्टी बनाया गया जहां पे ये इस क्रांति को आगे बढ़ाए और वहां के तमिल लोगों की जनता को ना ये अधिकार दे कि श्रीलंका की सरकार तमिल लोगों के बारे में भी सोचे। और ये वही पार्टी है, ये वही ग्रुप है जिसने राजीव गांधी को बम से उड़ाया था। तो इसको भी हम समझते हैं। तो ये राजीव गांधी को क्यों बम से उड़ाया उसको भी हम आगे करके समझेंगे। अब हम देखते हैं कि श्रीलंका में इस प्रकार से ये मेलोड्रामा डे बाय डे बढ़ता चला गया और एक ऐसा है कि 1980s में ये पार्टी बनाने वाला तमिल ईलम सरकार। तो श्रीलंका में दो समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव को रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हो गया, मतलब कन्वर्ट हो गया सिविल वॉर में, और 1990 के बाद से ये सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मूल से भागकर शरणार्थी बन गए, मतलब लोगों को श्रीलंका छोड़कर भी जाना पड़ा। और इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों को रोजी रोटी चौपट हो गई, मतलब है वहाँ के सब्सटेंशियल क्राइसिस, लोगों की दैनिक जरूरतें भी, जो रोजी रोटी थी, जो वहाँ बिजनेस से कोई ग्रो कर रहा था, वो सब चीजें भी खत्म हो गया। और वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन से काफी परेशानियां पैदा हुई। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हो गया। सोचिए कब, 1980s के दरमियान से लेकर 2009 तक ये सिविल वॉर श्रीलंका में लगातार चलता रहा। ये था आपकी बेल्जियम श्रीलंका की कहानी कि श्रीलंका में पावर शेयर न करने के कारण एक ऐसा आतंकवादी ग्रुप बनाया। अब हम आते हैं राजीव गांधी पे। राजीव गांधी की बात करें तो इंडिया से जो भी तमिल है इस इलम पार्टी में पार्ट कर रहे थे, तो राजीव गांधी ने इनको ब्लॉक कर दिया था। और उस समय जब इन्होंने घोषणा दिया था तो अपने प्रधानमंत्री के आखिरी 5-6 सालों में ये बताया था। फिर उसके बाद जब 5 सालों के बाद वापस जब चुनाव हो रहा था तो उस समय राजीव गांधी को लोग प्रधानमंत्री नहीं बनना देना चाहते थे, क्योंकि लोगों को इस बात का आभास हो गया था कि अगर इस वापस लोकसभा चुनाव होगा इसमें राजीव गांधी बन ही जाएंगे। इसी पार्टी के ग्रुप वाले तमिल जो पार्टी है इसी ने प्लान बनाया और सुसाइड बॉम्बर्स बनाए, जिसमें एक महिला सबसे पहले हमारे देश के जो भूतपूर्व राजीव गांधी से पहले जो प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, पहले उनके पास जाती है, उन्हें प्रणाम करती है। तो उनको एक चीज समझ में आता है कि हाँ भाई प्रधानमंत्री के पास जाकर मतलब मिल सकते हैं, इसमें ज्यादा सिक्योरिटी चेकअप नहीं हो रहा। तो वही सुसाइड बॉम्बर महिला जब राजीव गांधी के पास गई तो उसको पैर छूते ही समय अपने जेब में जो बम रखे थे उसे चालू कर दिया, जिससे वो मर गए। जब इस शुरुआत में तो किसी को पता नहीं चला कि कैसे ये राजीव गांधी को मारा गया, क्या हुआ, किसके पीछे किसका हाथ है। इसको असली में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, इन सब ने पता किया, तब पता चला कि इसी पार्टी का हाथ था, तमिल ईलम सरकार, जो श्रीलंका में ये इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट की डिमांड कर रही थी। चलिए अब आगे समझते हैं बेल्जियम की समझदारी को। बेल्जियम की समझदारी इसलिए है क्योंकि बेल्जियम ने पावर शेयरिंग किया था। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन से
इस बात के लिए की है कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन मतलब एलियनेटेड फील न हो, इस बात का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सके। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों के लिए देखें कि कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित है। अब वो बेल्जियम ने किन किन बातों पर समझदारी दिखाया, मतलब सिचुएशन दोनों देशों में सेम था भाषा को लेकर कि किसकी सरकार बननी चाहिए किसकी नहीं, लेकिन बेल्जियम ने समझदारी दिखाते हुए वहां पे शेयर किया और डच और फ्रेंच भाषा सभी को अलाउ किया इस चार संशोधन करके। तब हम चारों को समझ लेंगे। तो मुख्य बात अब क्या क्या है, तो संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, मतलब जो नंबर ऑफ मेंबर्स है चाहे डच भाषा बोलने वाले या फ्रेंच भाषा बोलने वाले इन सबकी जो संख्या रहेगी ये समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषा ही सहमत हो, समूह के संख्या का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार है किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे दोनों को ना बराबर इक्वली ट्रीट किया गया कि कोई भी नया नियम कानून बनाना है तो दोनों का मतों का होना बहुत ही अत्यंत जरूरी है, तो कोई एक तरफा फैसला नहीं लेगा, बहुत सही नियम बना। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां जैसे देश के लोगों इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, लोगों को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई किसी का दखल अंदाजी नहीं करेगा। फिर तीसरा चीज है कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है, मतलब यहाँ पे फ्रेंच भाषा बोलने वाले भी लोग हैं और डच भाषा बोलने वाले भी। तो फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व की प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। तो इस चीज से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बेल्जियम में आपको समझदारी दिखाते हुए यहाँ पे सत्ता की साझेदारी की गई। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बेल्जियम की बस्ती का पता दिया गया, एड्रेस दिया गया है और गौर करें स्थान का नाम और दिशा जानकारी दोनों भाषाओं में दिया गया है, मतलब ये एक ऊपर वाला जो दिया गया है ये फ्रेंच में और नीचे वाला डच भाषा में, तो वहाँ पे दोनों भाषाओं कहीं भी चाहे स्टोर का नाम हो या किसी पता का नाम हो ये दोनों भाषाओं में लिखा रहता है, लोगों में ये असंतोष या बेगानापन जिसे एलिनेटेड कहते हैं वैसा फील न हो। तो भला ये भी कोई समाधान हुआ है, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा संविधान ऐसी बातें नहीं कहता है कि किस समुदाय में कितने मंत्री होंगे, क्या हमारा संविधान इस बात को कहता है? नहीं कहता, क्योंकि हमारा देश जो है ये धर्म निरपेक्ष देश है, नहीं धर्मों का भेदभाव होता है न जातियों का और न ही रंग रूप या भाषा के आधार पर, और ये लोकतंत्र देश भी इसी प्रकार से होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो केंद्रीय और राज्य सरकार है, केंद्रीय राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, डच फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वो जहां भी रहे हो इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं और इस सरकार को संस्कृति शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार हो जाता है। वहां पे इन दोनों के अलावा तीसरा बनाया गया जहाँ पे लोग सामुदायिक सरकार चला सके कि समुदाय को कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो कोई भी समस्या हो तो इस प्रकार से वो संस्कृति शिक्षा और भाषा के आधार पर फैसला ले सकते हैं। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है लेकिन निश्चित रूप से यह जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रहा है, मतलब सक्सेसफुल रहा है एज कम्पेयर टू श्रीलंका। श्रीलंका में इन सब चीजों के बारे में वहां के लोगों ने न सोचा न कोई भी व्यक्ति, हर कोई चाहता था कि नहीं सिर्फ सिंहान लोगों का ही वर्चस्व रहे। तो इससे मुल्क में गृह युद्ध या आशंकाओं का विराम लग गया और श्रीलंका में ऐसा नहीं था, श्रीलंका में इन बातों पर चर्चा नहीं किया गया, तो ये लगभग आपके 25-30 सालों से ज्यादा गृह युद्ध छिड़ा रहा जहाँ बहुत सारे लोग मारे गए, जनधन की हानि हुई, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बट गया होता है, जैसे श्रीलंका में बटा वैसा बेल्जियम भी बटा। जब अनेक यूरोपीय
देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का निर्णय लिया था। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बेल्जियम और श्रीलंका की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस देश में सत्ता की साझेदारी होगी वहां पे गृह युद्ध, आपस में लड़ाई या जनधन की हानि नहीं होगी। सो कभी सोचे हैं कि हम इतिहास में आपको ये सब बैटल्स, वॉर, लड़ाई क्यों पढ़ाया जाता है? इसलिए पढ़ाया जाता है कि भविष्य में भी ये गलतियां न हो जो भूतकाल में हुई थी। तो ये और था, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पे फैसला लेकर उसका मुख्यालय चुना गया था। ये ब्रुसेल्स बेल्जियम स्थित यूरोपीय संसद, इसका यूरोपीय संसद बनाया गया था। तो यहाँ पे एक करंट सिनेरियो छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है कि तो क्या ये कह सकते हैं कि सत्ता में हिस्सेदारी से हम ज्यादा ताकतवर होते हैं? यह बात तो कुछ अजीब लगती है, खैर जरा सोचने दीजिए। तो क्या सत्ता साझेदारी से देश मजबूत होता है? यस, मजबूत इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे उस देश में रहने वाले हर समुदाय के लोग हैं, सभी का ये इसमें कंट्रीब्यूशन होता है देश को आगे बढ़ाने में, और यहाँ इनमें आपस में लोग लड़ते करते नहीं है, इस प्रकार से मजबूत होता है। यहाँ पे एक और कुछ टास्क दिए गए हैं कि कोई एक बार पूरे हफ्ते बाद पढ़े और फिर युद्ध और लड़ाई की खबरों की कतार में जमा करे। 5 छात्रों के दोस्त समूह के साथ एक काम कर सकते हैं, फिर दोनों समूह अपनी सारी खबरों साथ मिलाकर कुछ इस तरह से काम कर सकते हैं। मतलब है यहाँ पे न्यूज आर्टिकल्स में जो जो बैटल्स का वॉर, जैसे इंडिया पाकिस्तान का हुआ, इधर इसराइल ईरान का हुआ, तो इन सब चीजों को हमको कलेक्ट करना है और बताना कि सारे ग्रह उनके स्थान प्रत्येक देश के बाहर के हिसाब को वर्णित करें, इन टकराव में कम जाने की कोशिश करें, इनमें से कितने विवाद सत्ता के बंटवारे को लेकर है, इनमें से किस विवाद को सत्ता में सुधारित तरीके सुलझाया जा सकता है। तो ये सब आपके करंट सिनेरियो में, जो क्योंकि हर साल हर दिन कहीं ना कहीं आपको बैटल होते रहते हैं, तो उनको आपको समझना है पॉलिटिकल कि अगर ऐसा ना हो कि ऐसा करें। क्योंकि हम बात करें जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया, अगर वो नहीं भी गिरा था ना तो ऑलरेडी रशिया और बाकी सब देशों के द्वारा जापान पर अटैक करके उसे कंट्रोल किया जा सकता था। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा था उसमें ज्यादातर लोग आम जनता मरे, सिविलियंस मरे थे। यह चीज है। तो इसमें हम देखते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्ता की साझेदारी किसी भी देश के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, और दोनों ही देश लोकतांत्रिक है। मतलब अगर हम बात करें कि दोनों देश कहने के लिए तो डेमोक्रेटिक था, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के डेमोक्रेटिक, जहाँ पे सिर्फ एक ही समुदाय के लोग हैं यहाँ पे सत्ता अपनाना चाहते थे, यहाँ पे साझेदारी नहीं करना चाहते थे। फिर भी सत्ता की साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। लेकिन ये एहसास जो है ये श्रीलंका में नहीं हुआ है। ये एहसास के चलते दोनों को सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। ये था यहाँ तक कि बेल्जियम की कहानी। फिर श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करना, सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनने का फैसला करता है, इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है, जैसा कि आपके श्रीलंका में हुआ था। तो ये कार्टून है आपको कि बाइक और अमीर कार्टून में जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया गया। वहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नाम दो बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार है। ऐतिहासिक रूप से अगर बात करें तो ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही। सन 2005 चुनाव में इन दोनों में से किसी को अपने वोट सरकार बनने लायक बहुमत नहीं मिला, मतलब न इनको वोट मिला न इनको, इसलिए इन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। तो पहले ये एंटी पार्टी थे, लेकिन इन्हें इन्हें वापस बनना पड़ा। दोनों में विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहाँ साथ मिलकर सरकार चला है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि जर्मनी का ये मॉडल है, और ये जर्मन इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना कार्टून के जरिए दर्शाया गया, जहाँ पे एक कार को दर्शाया गया है कि यहाँ पे दो स्टीयरिंग है, ये स्टीयरिंग नंबर 1 और ये स्टीयरिंग नंबर 2। तो एक तरह से जो कार है ये देश को दर्शाया जा रहा है, और यहाँ पे दो स्टीयरिंग है, दो पार्टी को दर्शाया जा रहा है, किस प्रकार गठबंधन की सरकार मिलकर लोग देश है चला रहे हैं। तो
अब सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है इसे देखते हैं, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम ये आपके नॉर्मल 5 नंबर में पूछ दिए जाते हैं कि पावर शेयरिंग अगर ना हो तो क्या होगा। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, उनमें लड़ाई नहीं होती है। और चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, गृह युद्ध होता है, मासूम लोगों की जान चल जाती है, बेगुनाह लोग घर से बेघर हो जाते हैं। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, लेकिन आगे चलकर ये देश की अखंडता को डिस्टर्ब करता है। वही तो बहुसंख्यक मतलब मेजोरिटी की अत्याचार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए परेशान पैदा नहीं करता, अक्सर ये बहुसंख्यकों के लिए भी हानि होता है। मतलब मेजोरिटी अगर माइनॉरिटी को सप्रेस करता है तो इसकी माइनॉरिटी पर दिक्कत जाती है, कभी मेजोरिटी को भी इसका सामना करने को मिलता है। तो सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, और वो बात ये है कि कहीं ज्यादा गहरी है और कहीं कम। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। मतलब पावर शेयरिंग जो है ये सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से या डेमोक्रेटिक ऑफ सोल है। वैसे ही लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनकी भी सत्ता को बांटा जाए और लोग इसी डर से रहे। इसलिए वह सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। तो वही क्या है आपका वैध सरकार है। इन्हें दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझ करने का तर्क लाभकारी परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे का निर्भर महत्व को बताता है। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सत्ता साझेदारी के रूप में ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग होते हैं। सो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल द रेट के साथ बने रहे। जय हिंद।